हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं अपन अपने मामले को। अपन एलिप्स पर चल रहे थे और एलिप्स पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण मैंने आपको बता दिया था कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, बिंदु रूप में भी बता दिया और प्रवणता रूप में भी अपन ने बता दिया। अब हेडिंग डालेंगे अपन सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल। क्या हेडिंग डालेंगे हम? सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल, AUXILIARY, ऑक्सिलरी सर्किल। हेडिंग डालेंगे हम सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है ना। इसमें लिखें अपन एलिप्स की मेजर एक्सिस को, एलिप्स बोले तो दीर्घवृत्त, जो टर्म आपको मैं टर्म भाषा हिंदी ले रहा हूं, टर्म इंग्लिश ले रहा हूं। शीतल कोई दिक्कत तो नहीं है, भाषा हिंदी ले ले, टर्म इंग्लिश ले लेता हूं, ठीक है ना बेटा? और तो इसमें अपन क्या लिख रहे हैं? एलिप्स की मेजर एक्सिस को, मेजर एक्सिस बोले तो दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस नहीं लिखना चाहो तो दीर्घ अक्ष लिख सकते हो। दीर्घवृत्त की मेजर एक्सिस को, एलिप्स की मेजर एक्सिस को व्यास मानकर, व्यास बोले तो डायमीटर, व्यास बोले तो डायमीटर, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर, व्यास मानकर खींचा गया सर्किल, खींचा गया सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। खींचा गया सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है जयप्रकाश? ठीक है ना। कोई भी एलिप्स हमारे पास में है और उस एलिप्स की मेजर एक्सिस को क्या मान लें हम? डायमीटर मान लें। मेजर एक्सिस बोले तो दीर्घ अक्ष को क्या मान लें? व्यास मान लें। और उसको व्यास मान करके अपन एक वृत्त खींचें तो वो वृत्त क्या कहलाता है? सहायक वृत्त कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं। ये बहुत काम का टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से अपन को समझना है कि एलिप्स का फंडा क्या है, एलिप्स के मतलब क्या क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से अपन लोग पकड़ें, इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो यहां पर दीर्घवृत्त बनाए अपन, एलिप्स बनाए, तो एलिप्स कैसा बनता है हमारा? अंडाकार आकृति में बनता है। एलिप्स की जो आकृति होती है वो अंडाकार आकृति होती है। ये एलिप्स की आकृति हो गई हमारे पास कैसी? अंडाकार, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये एलिप्स बन गया अपना अंडाकार आकृति में। अब अंडाकार आकृति में जब ये एलिप्स बन गया तो ये अपने पास ए पॉइंट होता है, ये ए डैश होता है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कॉमा 0, और ये होता है माइनस ए कॉमा 0। ये पॉइंट बी होता है 0 कॉमा बी, और ये पॉइंट बी डैश होता है 0 कॉमा माइनस बी। इसमें ये जो लंबाई होती है ए डैश, ये पूरी लंबाई कितनी होती है? ए डैश की लंबाई 2a। ये इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा 0, तो ये लंबाई a है और ये लंबाई a है, तो ये पूरी लंबाई 2a होगी ना। तो a डैश की लंबाई कितनी हो गई? 2a। और b डैश की लंबाई कितनी होगी? 2b। ये लंबाई भी b और ये लंबाई भी b। बात समझ में आ गई? अब ये लंबाई 2a। अब इसमें देखो a ग्रेटर देन b के लिए बनाया अपन ने, ये जो चित्र बनाया है, यह चित्र किसके लिए बनाया है हमने? a ग्रेटर देन b के लिए। तो इसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी? ए डैश या बी डैश? ए डैश इसकी मेजर एक्सिस होगी, ये इसकी बड़ी अक्ष होगी। तो इस मेजर एक्सिस को अपन व्यास मान लें। इसको क्या मान लें? व्यास। और इसको व्यास मान करके अगर वृत्त खींचेंगे तो इसको व्यास मान करके जो वृत्त खींचा जाएगा वो वृत्त ऐसे बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है ना। ये इसका, इस वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो ये जो अपन ने ग्रीन कलर से बनाया है ये हमारा ऑक्सिलरी सर्किल है, सहायक वृत्त अंग्रेजी में बात करें तो। मैं टर्म्स इंग्लिश यूज करूंगा, बीच में हिंदी भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल क्या है हमारा? ऑक्सिलरी सर्किल, सहायक वृत्त। इस सहायक वृत्त का केंद्र कितना है? 0,0। सहायक वृत्त का, ऑक्सिलरी सर्किल का केंद्र, इसका सेंटर, मिक्स लैंग्वेज अपनी चलेगी। सहायक वृत्त का केंद्र
सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल क्या हो गया 0,0। इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताएंगे आप? ये जो इस सहायक वृत्त हमने बनाया इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ए, क्योंकि जो दीर्घ अक्ष है टोटल कितनी लंबाई की है? 2a लंबाई की है, और 2a लंबाई की इस अक्ष को हमने क्या माना है? व्यास माना है। तो व्यास 2a लंबाई का है तो त्रिज्या a होगी, आधी होगी, सीधी सी बात है। अब वृत्त का केंद्र पता है आपको और वृत्त की त्रिज्या पता है, तो 0,0 वृत्त का केंद्र त्रिज्या a है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? सहायक वृत्त का समीकरण, ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? इसका इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। पता है हमें, अगर किसी वृत्त का सेंटर 0,0 हो और उस वृत्त की त्रिज्या a हो तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो पहली चीज तो हमें समझ में आनी चाहिए कि सहायक वृत्त होता क्या है। सहायक वृत्त होता है मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके खींचा गया सर्किल, वो क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्किल होता है। और इसका समीकरण क्या होता है? इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको? तो ये बना दो फटाफट से, इसको लिख दो जल्दी से कि सहायक वृत्त का समीकरण ये हो गया। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे आगे की तरफ। जल्दी जल्दी लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखें। हेमंत भाई साहब, हेमंत है ना नाम इसका? आई बात समझ में? हिंदी बोल रहे? हिंदी तो बोल रहे हैं यार। हाँ तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बेटा एक चीज अपन ध्यान दें, अभी अपन देखो आगे चल के भविष्य में कभी भी एमएससी करोगे कुछ भी करोगे तो वहां आपके अंग्रेजी काम आएगी। तो अभी से अपन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे। और एग्जाम में देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिक्स लैंग्वेज भी लिखे आओगे ना एग्जाम में, जो चीज जैसे सीख रहे हो वैसे लिखे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि अपन हिंदी में लिख के आए या अंग्रेजी में लिख के आए। आपका मीडियम इंग्लिश है और आप हिंदी में चीजों को लिखे आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम आपका हिंदी है, इंग्लिश में चीजों को लिखे आओगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स लिखे आओगे आधी हिंदी आधी अंग्रेजी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस बात सही सही लिख के आनी है, इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है ना? तो इसलिए, और जो भी चीज था प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा। हिंदी वालों को अगर कोई इंग्लिश टर्म पूछनी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं बोलता दोनों चीज हूं, आपको जो पसंद हो जो लिखते जाओ, ठीक है ना? मेन चीज है समझने वाली चीज पर पूरी तरह से ध्यान देना है, हिंदी अंग्रेजी से परेशान नहीं होना है। बात के लिए हो गई। अब यहां पर एक बात समझते हैं अपन, इसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे इसमें उत्केंद्र कोण। क्या हेडिंग डालनी है? उत्केंद्र कोण, इसेंट्रिक एंगल। हेडिंग डालेंगे उत्केंद्र कोण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इसेंट्रिक एंगल। उत्केंद्र कोण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसेंट्रिक एंगल। ये क्या होता है? देखिए ये हमने सहायक वृत्त बनाया, सहायक वृत्त में हमने मान लो ये कोई बिंदु लिया दीर्घवृत्त पर P, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु क्या लें हम? P लें। अब इस बिंदु P का मुझे उत्केंद्र कोण चाहिए। बिंदु P का क्या चाहिए? उत्केंद्र कोण। इसका इसेंट्रिक एंगल चाहिए। तो इसका इसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए बिंदु P से एक्स अक्ष पर क्या डाल दिया हमने? लंब डाल दिया। और एक्स अक्ष पर डाला गया लंब कहां मिलता है? M पर मिलता है। बिंदु P से दीर्घ अक्ष पर, किस पर लंब डाला? दीर्घ अक्ष पर, मेजर एक्सिस पर हमने लंब डाला है। तो ये डाला गया लंब इसको कहां मिलता है? M पर मिलता है। अब इस लंब को धीरे धीरे हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया। कहां बढ़ाया? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ बढ़ाने पर ये दीर्घवृत्त को कहां पर काटता है? Q पर काटता है। इलिप्स को जो काटता है वो कहां पर काटता है? Q पर काटता है। अब इलिप्स को जब ये Q पर काटता है तो इस पॉइंट Q को किससे मिला दो आप? O से मिला दो, केंद्र से मिला दो इसको। तो ये जो लाइन है ना OQ, ये जो दीर्घ अक्ष के साथ एंगल बनाती है,
इस एंगल को कहते हैं हम उत्केंद्र कोण। इस एंगल को क्या बोला जाता है? उत्केंद्र कोण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसेंट्रिक एंगल कहा जाता है। तो बात समझ में आई, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है? किसी देखो पॉइंट इलिप्स पर है, ये किसका उत्केंद्र कोण है? क्यू का नहीं, पी का। दीर्घवृत्त पर जो बिंदु है ना उसका उत्केंद्र कोण। दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु पी है, तो पी से मेजर एक्सिस पर लंब डाला पीएम, उस लंब को ऊपर की तरफ बढ़ाने पर वो दीर्घ सहायक वृत्त को क्यू पर काटता है। तो क्यू को हमने ओ से मिलाया, तो वो लाइन दीर्घ अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को बिंदु पी का क्या कहते हैं? उत्केंद्र कोण कहते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज को लिख दें अपन, कैसे लिखेंगे? लिखिएगा उत्केंद्र कोण हेडिंग डाल दी। यदि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु पी है, यदि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु कैपिटल पी है, यदि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु कैपिटल पी है, तो कैपिटल पी से दीर्घ अक्ष पर लंब पी एम डाला, तो बिंदु पी से दीर्घ अक्ष पर लंब क्या डाला? पी एम। जो पी एम हमने है वो कहां पर लंब डाला? दीर्घ अक्ष पर। बात समझ में आई? शीतल समझ में आ रही है ना बेटा? भाषा कोई टर्म्स पूछने तो पूछ लेना बेटा, ना? ठीक है बेटा शीतल? चलिए, तो लंब क्या डाला? पीएम। अब हमने क्या किया? इस पीएम को ऊपर की ओर बढ़ाने पर किसको? सहायक वृत्त को क्यू पर काटता है। तो लिखो यह पीएम को ऊपर की ओर बढ़ाने पर, क्यों लिख दो? पीएम को ऊपर की ओर बढ़ाने पर यह सहायक वृत्त को क्यू पर काटता है। पीएम को ऊपर की ओर बढ़ाने पर सहायक वृत्त को यह बिंदु क्यू पर काटता है। ठीक है ना? कहां पर काटता है? क्यू, बिंदु क्यू पर। ये बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया? इस बिंदु क्यू को किससे मिलाया? ओ से। तो लिखो बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा, बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा, बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा, बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा, बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा दीर्घ अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। दीर्घ अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। दीर्घ अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इस कोण थीटा को, तो इस कोण थीटा को, तो इस कोण थीटा को बिंदु P का उत्केंद्र कोण कहा जाता है। तो इस कोण थीटा को बिंदु P का उत्केंद्र कोण कहा जाता है। तो इस कोण थीटा को बिंदु P का उत्केंद्र कोण कहा जाता है। इस कोण थीटा को क्या बोलते हैं? बिंदु P का उत्केंद्र कोण। तो बात समझ में आई? उत्केंद्र कोण बोले तो इसेंट्रिक एंगल। ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक कोई तकलीफ? चित्र में ही बना दिया अपन ने, चित्र में पी एम क्यू ये बना दिए, बना दो नहीं बनाए तो। ये उत्केंद्र कोण अपन ने यहां पर समझा कि बिंदु, अब ये उत्केंद्र कोण किसका है? ध्यान देना, पी का उत्केंद्र कोण है, क्यू का नहीं है। कई बार बच्चे क्या गलतफहमी ये पाल लेते हैं, ये उत्केंद्र कोण को क्या समझते हैं कि सीधे सीधे पी को क्या मिला दो? ओ से। तो पी को ओ से मिलाने वाली रेखा द्वारा बना हुआ कोण नहीं है ये। पी से हमने दीर्घ अक्ष पर लंब डाला है, उस लंब को हमने ऊपर बढ़ाया है, और वो ऊपर बढ़ाने पर लंब सहायक वृत्त को कहां पर काटता है? क्यू पर। तो क्यू को ओ से मिलाने वाली रेखा जो एक्स दीर्घ अक्ष के साथ कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? उत्केंद्र कोण कहते हैं। ठीक है ना? अब हेडिंग डालो आप, प्राचलिक निर्देशांक। उत्केंद्र कोण के बाद में क्या हेडिंग डालेंगे? प्राचलिक निर्देशांक, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो अपन को समझने हैं। प्राचलिक निर्देशांक, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सीखना है।
तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राचलिक निर्देशांक कैसे हम लोग सीखेंगे, उन बातों पर हम लोग डिस्कस करें। तो यहां पर एक चीज अपन लोग क्या समझेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में दीर्घवृत्त के लिखने हैं ना, बिंदु P है, बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x, y। हमने मान लिया कि माना P बराबर, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, ठीक है ना। अब P के कोऑर्डिनेट x, y है इस बिंदु P के। अपन एक बात समझें, कोई भी हमारे पास x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए। ये कोई बिंदु P है x, y। अब बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब ये है कि बिंदु P से अगर x अक्ष पर लंब डालोगे ये, तो ये लंबाई किसके बराबर होगी, x के बराबर, और ये लंबाई किसके बराबर होगी, y के बराबर। ये बात समझते हैं, किसी भी बिंदु से x अक्ष पर लंब डालते हैं तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कहलाती है x कोऑर्डिनेट और ये लंबाई कहलाती है y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अपन देख रहे हैं तो x बराबर क्या होगा, pm, और y बराबर क्या होगा, सॉरी x बराबर pm नहीं om, ये जो लंबाई है om, ये तो x का मान होगा, और y बराबर क्या होगा, pm होगा। बात समझ में आ रही है। अब एक ट्राइंगल समझे अपन यहां पर, ये जो ट्राइंगल है ना OMP, OMQ, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, चित्र को थोड़ा सा और इधर बनाता हूं मैं, चित्र में इस ट्राइंगल को देखें आप, OMQ दिख रहा है आपको, O कहां है, M कहां है, Q कहां है। OQ की लंबाई बता सकते हो, OQ की लंबाई कितनी है, A। OQ की लंबाई कितनी होगी, A। क्यों होगी OQ की लंबाई A, क्योंकि ये जो सहायक वृत्त है, उस सहायक वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये। सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया है, और सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो ये वृत्त की क्या बनेगी, त्रिज्या। ये त्रिज्या है, और ये क्या है हमारे पास, थीटा। ये क्या है, थीटा। ये समकोण है, ये केंद्र है, वो ये तो कर्ण है, तो इस एंगल के लिए QM क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बराबर कॉस। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू कॉस थीटा। मतलब OM का जो मान है, OM का मान आ जाएगा A cos थीटा। OM की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये A cos थीटा के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। शीतल, एकता, सही है बात, यस सर। महेंद्र, महेंद्र, रवि, समझ में आ रही है बेटा, रवि ठीक है ना, रवि सही चल रहा है ना, नेट अंगूठा दिखा रहा है, चल रहा है सर। हाँ मजा आ रहा हो ना, तो अगर चले नहीं मजा लेते हो रे भाई साहब, तू बढ़िया चले तेरे। और अब लंब का मान देखें अपन, लंब का मान, लंब बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन। तो लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, A साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। मतलब y बराबर क्या हो गया, A साइन थीटा। तो अब x बराबर A cos थीटा आ गया, y बराबर A साइन थीटा आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अब P के कोऑर्डिनेट हो गए A cos थीटा कॉमा A साइन थीटा। नहीं, y बराबर PM है, ये PM का मान नहीं है ओ भैया, ये PM का मान नहीं है, ये तो OM का मान है, QM का मान है, QM का। हाँ, ये जो A साइन थीटा मान है, A साइन थीटा किसका मान है, QM का। और हमको तो PM चाहिए, हमको तो प्राइम मिनिस्टर से मतलब है, QM से क्या मतलब है कि नहीं। ये लोचा है, ये क्या है, लोचा। अब इस लोचे को सही कैसे करें वो अपन देखें। अब एक बात समझें, इस दीर्घ वृत्त का, इसको तो मिटा देते हैं, यहां से कोई मतलब अपन को नहीं है। ऊपर की बात तो अपन ने सब लिख ली थी, है ना, ये चीज अपन को लिखनी है। दीर्घ वृत्त का समीकरण जो है वो क्या है हमारे पास, दीर्घ वृत्त का समीकरण, इसका इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घ वृत्त का जो समीकरण है, एलिप्स का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यही है। अब इसमें जो पॉइंट P है वो एलिप्स पर स्थित है,
बिंदु P जो है वो इलिप्स पर ही तो है, तो इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब हमारे पास x का मान तो आ गया a cos थीटा, तो ये जो एक P के कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा कॉमा y बोल सकते हैं, क्योंकि x का मान तो OM के बराबर ही है, तो OM का मान तो a cos थीटा आ गया, y का मान नहीं आया, तो x का मान मैंने यहां लगा दिया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a cos थीटा कॉमा y। और P जो है वो दीर्घवृत्त पर मौजूद है, इलिप्स पर मौजूद है। और ये बात अपन जानते हैं, जब भी कोई बिंदु किसी कर्व पर मौजूद होता है, जब भी कोई बिंदु किसी कर्व पर मौजूद होता है, तो वह बिंदु उस कर्व के समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पॉइंट P जो है, P के जो कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा y, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, करवाओ सेटिस्फाई। x का मान क्या लगाएंगे, a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे a स्क्वायर। y का मान निकालना है, तो y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर क्या आ गया, b साइन थीटा, ये आएगा y बराबर। अतः p बराबर, अतः p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, ये दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, उसके प्राचलिक निर्देशांक है। मतलब जब भी हमें दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु मानना होगा, जब भी हमें दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु मानना होगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक हम लोग क्या मानेंगे, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा मानेंगे। आ गई बात समझ में, लिख दो फटाफट से, ये दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक हैं। और इसमें थीटा क्या है, यहां जो थीटा काम में ले रहे हैं, ये उत्केंद्र कोण है P का, और उत्केंद्र कोण ये नहीं कि P को डायरेक्ट O से मिला दो, P से दी अक्ष पर लंब डालो, उस लंब को ऊपर मिलाओ, सहायक वृत्त को जहां काटे उसको O से मिलाओ, उसका एंगल है ये छापो जो लिखा है, जो लिखे क्या तय की, ये कोऑर्डिनेट ये ना, ये परिभाषा है कि P के प्राचलिक निर्देशांक क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, थ्योरी है इसकी कि P के प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं। किसी भी बिंदु के दीर्घवृत्त पर कोई भी बिंदु के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक अगर मानेंगे तो क्या लिखेंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा लिखेंगे अपन। ये चीज अपन को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भैया। कहीं बड़बड़ा रहा हो भैया, कैसे मनी मन में बात चल रही है, अरे सोनू हाँ भाई हो गया सबका। चलिए अब हेडिंग डालें दीर्घवृत्त की जीवा, हेडिंग डालें दीर्घवृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, मिटा दो इसको। दीर्घवृत्त की जीवा, जीवा बोलते हैं कॉर्ड को, जीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्ड, CHORD।
जीवा को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉर्ड। हेडिंग डालेंगे हम दीर्घ वृत्त की जीवा। कॉर्ड ऑफ एलिप्स। जीवा का मतलब क्या होता है? वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। ऐसी परवलय की जीवा क्या होगी? परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। दीर्घवृत्त की जीवा क्या होगी? दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब मान लीजिए दीर्घवृत्त का समीकरण तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। और ये दीर्घवृत्त का कोई फोटो है। इस पर एक बिंदु मान लो ये है P। P के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने a cos phi 1 कॉमा b sin phi 1। कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, फाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिंदु P मैंने 1 क्यों लगाया? दो बिंदु लेने हैं मेरे को। बिंदु Q के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने a cos phi 2 और b sin phi 2। मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P का जो इसेंट्रिक एंगल है, पॉइंट P का जो उत्केंद्र कोण है वो क्या है? phi 1। और पॉइंट Q का जो उत्केंद्र कोण है वो क्या है? phi 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा का क्या चाहिए मुझे? समीकरण चाहिए। PQ का समीकरण चाहिए मेरे को। अब इसके लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि एक रेखा है, ये रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, x1 y1 से और x2 y2 से। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ाया आपने बचपन में। बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है ना? बिंदु x1 एक लाइन पर अगर दो पॉइंट आपको पता है x1 y1 और x2 y2, तो उन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन का जो समीकरण होता है, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सही है ये बात? अब यहां पर ये x1 y1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? x2 y2 का काम करेगा। चल का चाय तो मक्खी परेशान करे, बताओ। a cos phi 1 का मतलब क्या हो गया? ये खतरनाक है, मधुमक्खी बहन है। तो a cos phi 1 क्या है? x1 और b sin phi 1 क्या है? y1। ये है x2 y2। अब x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। तो PQ का समीकरण क्या लिखेंगे अपन यहां पर? अपन देखते हैं PQ का समीकरण क्या हो जाएगा। PQ का समीकरण y माइनस y1 कितना लगा देंगे? b sin phi 1 बराबर y2 माइनस y1, तो y2 हो गया b sin phi 2। y2 क्या हो गया? b sin phi 2 माइनस y1 क्या हो गया? b sin phi 1 बटे x2 कितना है? a cos phi 2 और माइनस a cos phi 1 और x माइनस x1 कितना है? a cos phi 1। x माइनस x1 कितना है? a cos phi 1। बात समझ में आई सबको? अब ये जब बात आपको समझ में आई, यहां से हमने b कॉमन ले लिया, यहां से हमने a कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y माइनस b साइन phi 1 b साइन phi 2 माइनस साइन phi 1 बटे a cos phi 2 माइनस cos phi 1 और x माइनस हो गया a cos phi 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो पहले यहां तक नोट करो, फिर इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे अपन। इसमें कुछ नहीं, ये सब 11वीं क्लास का 12वीं क्लास का मैटर है। ये 12वीं का भी नहीं, 11वीं का मैटर है पूरा ये टॉपिक। तो 11वीं में आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? हेमंत भैया टोटोलाई तो वो तो पहले ही पता चल होगा। हनुमान ने नहीं के तो से अच्छा
ये तकड़ो कलेश है भाई साहब। अजय के संग और कलेश ऐसे ही। हाँ मैं कि जब भी तो पता नहीं पड़ो सोन तो को करने दी फिर नंबर तेरे पास नंबर रहते तो इतने दिन से फोन नहीं करो तो नहीं अब करो। हाँ तो भेज दे। अच्छा 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 हमारी क्लास में देख अब जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना इनको भी ऐसे लग रहा है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे हो ना तुमको वैसे ही लग रहा है कोई फर्क नहीं है। तुमको भाई दिख रहा हो जो बिनको दिख रहा हो बिनको भाई दिख रहा हो जो तुमको दिख रहा है बे भाई बात को सुन रहे जो तुम सुन रहे हो तुम भाई बात को सुन रहे हो जो बे सुन रहे हो और का अब तुम जो बता रहे हो सब सुन रहे हैं भाई सुन रहा हो ना महेंद्र भैया। हाँ सर। जी। सर मैं कौन फ्री हो? तू तो नहीं सुने भाई तें तो रुई दे रखी है हो गया भाई ये चलो मतलब रवि का है दिन में से ये कि मैं नहीं बताऊं कोई को 26 तारीख को 26 तारीख है सोमवार को कहीं बाहर है मैं कोई से नहीं कहूंगा या बात है सोमवार को कहीं बाहर है ना भाई देख रवि क्यों सर? बताइयो मत कोई को भी सोमवार को कहीं बाहर है। हाँ भाई देखो इधर अब अपन देखो यहां पर अपन ने बचपन में एक सूत्र पढ़ा क्या सूत्र पढ़ा साइन सी माइनस साइन डी ये ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत पसंद करती है साहब बचपन में ही पढ़े भाई साहब बचपन ही है वो साइन सी माइनस साइन डी तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या है ये सूत्र है 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू और cos सी माइनस cos डी इसका सूत्र पड़ा है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन अब देखो सी माइनस डी बाई टू लिखते हो तो आगे माइनस लगा दो और अगर डी माइनस सी लिखते हो तो आगे माइनस मत लगाओ दो तरह से लिखते हैं जैसी जरूरत जैसा देश वैसा बेस अगर यहां पर डी माइनस सी लिख रहे हो तो आगे माइनस मत छापना और आगे माइनस लिख रहे हो तो यहां पे सी माइनस डी लिखना ठीक है। अब ये दोनों मान इसमें लगाते हैं इनका दुरुपयोग इसमें करता हूं मैं कैसे करेंगे भाई हाँ सदुपयोग तो मैं जानता ही नहीं हूं बाई माइनस बी साइन फाइव वन बराबर बी अब इन दोनों में लगाएंगे हम साइन फाइव टू माइनस साइन फाइव वन में क्या सूत्र लगाओगे आप ये वाला सूत्र 2 अब सी का काम कौन कर रहा है इसमें फाइव टू तो 2 cos फाइव टू प्लस फाइव वन बटे 2 और साइन फाइव टू माइनस फाइव वन बटे 2 ये तो ऊपर का मामला हो गया बटे में a cos c माइनस cos d तो क्या लगेगा 2 साइन पहले तो जोड़ का आधा फाइव टू प्लस फाइव वन बटे 2 और साइन इसमें यही लिख दूं c माइनस डी ताकि काटने में दिक्कत नहीं होगी और आगे क्या लगा दिया माइनस और ब्रैकेट में ये है x माइनस a cos फाइव वन कोई दिक्कत यहां तक किसी को ठीक है ना कोई परेशानी कतई होनी नहीं चाहिए। अब इसमें आप देखो भैया ठीक है ना पेन साथ साथ चलाते रहो चीजों को लिखते भी रहो ये चीज यहां से कट गई 2 से 2 कट गया है कि नहीं अब नीचे वाली लाइन तो लिख दी होगी ये तो अपन ने सबने इसको तो उड़ा दूं हाँ जगह हो जाएगी ना लिखने के लिए और ये फॉर्मूले छाप लिए फॉर्मूलों का दुरुपयोग कर ही लिया ठीक है ना ये अपन ने हटा दिया। अब इसमें देखो जी क्या क्या बचा क्या चीज हमारे पास में बची अब जो बटे में बची ना बटे में उसको इधर ले आते हैं बटे में क्या बच रहा है a साइन फाइव टू प्लस फाइव वन बटे 2
इसको इधर लाएं तो इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस ए बाई साइन 5 प्लस 5 को 5 प्लस 5 लिख दूं, 5 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 5 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया ए बाई साइन 5 प्लस 5 बटे 2 और माइनस में, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस ए बी, क्या हो गया साइन 5 प्लस 5 बटे 2, ये हमारे पास आ गया। आई बात समझ में। और इधर से क्या बचा बी कॉस 5 प्लस 5 बटे 2, इसको x से गुणा करेंगे तो बी एक्स कॉस 5 प्लस 5 बटे 2, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए कॉस ए भी हो जाएगा, बी गुणा होगा तो कॉस 5 पहले से ही, और कॉस 5 प्लस 5 बटे 2। कोई दिक्कत किसी को? ये लाइन समझ में आ गई सबको अच्छे से? आ गई? इधर से ऑफलाइन सबको समझ में आ गई? ऑनलाइन में महेंद्र, रवि, एकता, शीतल क्लियर है बेटा? चलिए अब इसमें ये जो बाई वाली टर्म है इसको ले जाएं अपन इधर, और इस वाली टर्म को ले आए इधर, है क्या नहीं? ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में इधर पहले से ही है, यहां में से कॉमन आ जाएगा ए बी, ये इधर से क्या बचेगा कॉस 5 प्लस 5 बटे 2, और प्लस में ये क्या है हमारे पास साइन 5 और साइन 5 प्लस 5 बटे 2, बराबर में ये क्या है बी एक्स कॉस 5 प्लस 5 बटे 2, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए वाई साइन 5 प्लस 5 बटे 2। आ गई बात समझ में? अब देखो इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा है, हाँ 5 को अगर क्या बोले ए बोले, और 5 प्लस 5 अपॉन 2 को क्या बोले बी बोले, तो क्या होएगा इसको देख के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इससे मुलाकात हुई है कभी? क्या है ये कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र है कॉस ए माइनस बी का सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, रवि को कतई आवाज नहीं आ रही भाई साहब। ए बी कॉस ए माइनस बी, ए कितना है 5 माइनस बी कितना है 5 प्लस 5 बटे 2, और बराबर में ये है बी एक्स कॉस 5 प्लस 5 बटे 2 प्लस ए वाई साइन 5 प्लस 5 बटे 2। आ गई बात समझ में? अब ए बी का सम में क्या दे देंगे भाग, ऊपर की लाइन ये छाप ली सबने, ऊपर की है ना, ऊपर की मिटा दूं ना, बस ऊपर की चाहिए अपन को, तो ज्यादा तो नहीं चाहिए, ये ऊपर की एक कम कर देता हूं। अब इसमें ए बी का भाग दे रहा हूं, ए बी का भाग इसमें दोगे तो बी भी कट जाएगी, क्या बचेगा बटे में ए बचेगा, तो x के बटे में ए आ जाएगा, x बटे ए कॉस 5 प्लस 5 बटे 2, और इसमें ए बी का भाग देंगे, ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा बटे में बाई अपॉन बी साइन 5 प्लस 5 अपॉन 2, और बराबर में कितना बचेगा ये कॉस 5 माइनस 5 अपॉन 2। ये समीकरण हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये हमने बिंदु P, दीर्घवृत्त पर दो बिंदु लें, बिंदु P और बिंदु Q, उनको मिलाने वाली रेखा का क्या लिखा है समीकरण। दीर्घवृत्त पर मान लीजिए एक बिंदु ठीक है ना, इसमें क्या है साहब कि यहां पर हमारे पास इसमें दो बिंदु हैं, दीर्घवृत्त पर दो बिंदु हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या है जिसमें a cos 5 कॉमा b sin 5, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है a cos 2 कॉमा b sin 2। उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण डायरेक्ट ये हमें याद होना चाहिए, इतनी मेहनत अपने को नहीं करनी है, और अगर ये आपसे डेरिवेशन करवाए तो इस डेरिवेशन को अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? आगे से अपन इसको याद रखेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं।
रख सकते हैं उम्मीद, तो रख लो। क्योंकि साहब उम्मीद रखना तुम्हारा काम है, याद करना नहीं करना हमारा काम है। हो गया जी? और बैंसला जी कहाँ रह गए आज? आज भी हैं? पढ़वो नहीं चाह रहा तो बिना पढ़े पास हो चाह रहा है? कैसे? कौन सी कोचिंग को? अरे बाबड़ो बना रहा हो बाबा को भाई साहब। चलो धीरज शर्मा जी बाबड़ो है वो। हाँ भाई हो गया ये, मिटा दो इसको। चलिए अब हेडिंग डालो आप, प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, क्या हेडिंग डालनी है हमको? प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। प्राचलिक फॉर्म में, प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मान लीजिए आपको एलिप्स दे दिया, ज्यादा मत पढ़ाओ हो गए हैं। नहीं वो तो पढ़ने सीखने, जो चीज सीखने लायक है और जो एग्जाम में आने लायक है वो सारी चीज पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना? जो सीखने लायक भी नहीं है और एग्जाम में आने लायक भी नहीं है उनको नहीं पढ़ाते। इलिप्स का समीकरण क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें मान लो मुझे प्राचलिक निर्देशांक क्या होते हैं दीर्घवृत्त के? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो इसका मतलब है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्मेट में स्पर्श रेखा का समीकरण। मैंने आपको पॉइंट फॉर्म में स्पर्श रेखा का समीकरण याद करवाया था बिंदु रूप में, कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु दे दिया जाए x1, y1, तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? क्या बताया था बताओ? बिंदु x1, y1 पर इलिप्स की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या पढ़ाया था? हाँ बताओ कैसे उम्मीद रखूंगा? कल मैंने कहा था मैं पूछ टीप लियो तो देर मत है। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है हमारे पास, वो हमने पढ़ा था x x1 बटे ए स्क्वायर प्लस बाई y1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1। मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी कि एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देते हैं? एक्स x1, बाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देते हैं? बाई y1। ये याद होने चाहिए भाई साहब, इनको याद करोगे तो ही पार पड़ेगी। हाँ अब इसमें ये x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए। मतलब x1 का मान क्या हो गया हमारे पास? a cos थीटा, और y1 का मान क्या हो गया? b sin थीटा। इसमें चिपका दो तो क्या समीकरण आ जाएगा? x x1 की जगह पर लगा देंगे a cos थीटा बटे a स्क्वायर, y1 की जगह क्या लगा देंगे? b sin थीटा बटे b स्क्वायर बराबर 1। इसमें a से a गया, इसमें b भी गई, x बटे a cos थीटा प्लस y बटे b sin थीटा बराबर 1। तो ये पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर स्पर्श रेखा का क्या आ गया? समीकरण आ गया। आ गई बात समझ में? छाप दो जल्दी से। पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण है ये। कहां पर स्पर्श रेखा का समीकरण है? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर।
मतलब इसको बोलते हैं, इस समीकरण को बोलते हैं प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। अपन जो ये पॉइंट है ना a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बिंदु थीटा। क्या बोलेंगे हम? बिंदु थीटा। तो बिंदु थीटा बोला मतलब a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आपसे बोलू बिंदु अल्फा, क्या बोले हम? बिंदु अल्फा। क्या मतलब है बिंदु अल्फा का? a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा। बिंदु बीटा a cos बीटा कॉमा b sin बीटा। समझ जाओगे ऐसे? बिल्कुल समझना पड़ेगा भाई साहब, समझोगे कैसे नहीं। तो ये हमने क्या लिखा? स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा, लिख दिया सबने। अब अपन लिखेंगे स्पर्श रेखा की जगह अभिलंब का समीकरण। किसका समीकरण लिखेंगे? अभिलंब का। हेडिंग डालो अब, अभिलंब का समीकरण प्राचलिक रूप में, नॉर्मल। यहां करेंगे अपन अभिलंब। अब अभिलंब का समीकरण पॉइंट फॉर्म में क्या पढ़ाया था मैंने, वो बताओ। बिल्कुल, ये समीकरण हमने पढ़ा था ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर इसमें सूत्र में मान जमाओ, ए स्क्वायर एक्स बटे एक्स वन क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ए से एक ए गया, एक बी से एक बी गया। ये हो गया कितना? ए एक्स कॉस थीटा बटे में ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। एक बटे कॉस का मतलब सेक थीटा माइनस हो गया बी वाई, साइन थीटा ऊपर गया तो कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका समीकरण हो गया? अभिलंब का समीकरण हो गया। किस फॉर्मेट में? पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी की कंप्लीट थ्योरी हो गई साहब। एक्सरसाइज फर्स्ट बी जो है उसकी थ्योरी जो है वो आपकी पूरी हो गई यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारी थ्योरीज को अच्छे से आप पढ़ करके आइएगा। इन सारी थ्योरीज को, सारे सूत्रों को अच्छे से आप पढ़ करके आइएगा। कल इसके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आ रहा हूं 1 मिनट, बस आ रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है ना। कल इनके एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।